हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सेट है यूथ कंप्यूटर टाइम्स की, इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। और हमने आप सभी के लिए अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 से करके 9 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको आपको लास्ट से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, इंडिका जो है पुस्तक, जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपके यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें मेगास्थनीज का, तो ये कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इंडिका। दोस्तों, इंडिका पुस्तक में आपके मौर्य वंश के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी दी गई है वो इंडिका पुस्तक में ही दी गई है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक पुस्तक कौन सा होता है? सीयूकी होता है। जो जो पुस्तक इंपॉर्टेंट है आपको हम बता दें, सीयूकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो ह्वेनसांग हो जाएंगे। कौन है? ह्वेनसांग, जो थे हर्षवर्धन दरबार में आए थे। ठीक है, चीनी यात्री था। अगला सवाल आपके पास है कि एक है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है दोस्तों, इसके जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो अल बरूनी हो जाएंगे। ठीक है, अल बरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस बात को आप जानेंगे, जो किताब रहला है, किताब ए रेहला, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता जो है ये आपके क्या हो जाएंगे? तो किताब रेहला के लेखक हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों आप सबको पता है कि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1526 में होता है। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर प्लस में इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। दोस्तों हम बात करें कि दूसरा युद्ध जो हुआ था, ये क्या हुआ था 1556 ईस्वी में। ये अकबर और हेमू के बीच में होता है। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में जो है दोस्तों होता है। इसमें अकबर की जीत होती है, हेमू इसमें हार जाता है। और तीसरा जो दोस्त होता है, ये 1761 में होता है। ठीक है, होता है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1761 में जो हुआ था ये किसके किस बीच में हुआ था। ठीक है, आपको पता है क्योंकि हम आपको ये बताए हैं प्रश्न, तो आपसे उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 1761 में जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन से आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि 1556 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, और 1526 में कौन सा होता है? प्रथम युद्ध होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा जो है ना, इसके पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों वो हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं ये वाला। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय किसान सभा स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों 1936 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में। कहाँ पे? 1936 में लखनऊ में जो है, लखनऊ यूपी में पड़ता है, यूपी कैपिटल है लखनऊ। वहीं पे आपके भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो महासचिव थे ना, पहले महासचिव, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव कौन थे, उनका नाम क्या हो जाएगा? तो एनजी रंगा हो जाएगा। एनजी रंगा जो है इसके पहले महासचिव यहाँ पे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो दोस्तों जो पूना समझौता है, ये समझौता होता है किसके बीच में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, और प्लस में दोस्तों महात्मा गांधी जी के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो पूना समझौता होता है, पूना से पूना पैक्ट भी कहते हैं, ये होता है दोस्तों आपके कब? तो 24 सितंबर 1932 को होता है। ठीक है, 1932 को महात्मा गांधी जी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं इनके बीच में होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? तो पुणे के यदवरा जेल में। पुणे के जो यदवरा जेल है, यदवरा, यदवरा
यरवदा। यरवदा जेल में होता है 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में होता है। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि वंचित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल, जिसको हम सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, के विचार को त्याग दिया गया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है 1932, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत निहित है? तो दोस्तों अल्पसंख्यकों के जो हित का संरक्षण है, ये किसके अंतर्गत निहित होगा दोस्तों? तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास 29 है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों अनुच्छेद 29 की हम बात करें तो ये प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी है हमारे प्रश्न का आंसर होगा। और जो हमारे पास है अनुच्छेद 16 दोस्तों, इसमें आपके क्या है तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही अनुच्छेद 20 में है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं दोस्तों? तो वो करते हैं कितने, आप लोग ध्यान रखेंगे, वो 12 करते हैं दोस्तों। अब इसे हटा दिया गया है, पहले करते थे, अब इसे हटा दिया गया है। दोस्तों आपको पता है कि अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 80 में आपके क्या है तो राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या जो है 250 हो सकती है। कितनी? 250 हो सकती है, निर्धारित की गई है। वर्तमान में दोस्तों इसमें जो है ना संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य जो होते हैं ये राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो होते थे इससे पहले वो राष्ट्रपति द्वारा क्या होते थे, मनोनीत होते थे। ठीक है, जिसे आप इसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों एक बात और समझिएगा यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तथा 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन में ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 75 के 3 में ये बातें कही गई हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 76 के तहत जो है ना भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों ये भारत के सर्वोच्च विधिक अधिकारी भी होते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तथा जितने भी सरकार के विधिक मामले होते हैं इस पे क्या करते हैं, सलाह देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला सवाल आपके पास है कि डेल्स टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है यहाँ पे? तो आप तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है बैरन जो है ये क्या हो जाएंगे तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी करने का अर्थ ये होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें सदैव उद्गार होता रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डुरंट रेखा किन देशों के बीच विभाजित करती है? तो दोस्तों डुरंट रेखा जो है आपके ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्या करती है, अलग करती है डुरंट रेखा। ठीक है दोस्तों, एक होता है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो हमारे पास होती है ये आपके इंडिया और पाकिस्तान को क्या करता है, अलग करता है, रेड क्लिफ रेखा। एक होता है मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो होती है ना ये आपके इंडिया और चाइना को अलग करती है। इंडिया और चाइना को मैकमोहन रेखा जो है अलग करने का काम करता है। और जो 24वीं समांतर रेखा होती है, 24वीं जो पैरेलल लाइन होती है समांतर रेखा, ये किसको अलग करती है आपसे पूछा जाए तो ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के अलग करती है कच्छ के क्षेत्र में। कहाँ पे? कच्छ के क्षेत्र में अलग करती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और रेखा जो हमारे पास है हिंडनबर्ग रेखा।
ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा की हम बात करें तो हिंडनबर्ग रेखा किस किस बीच में अलग करती है, तो ये जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। जर्मनी और पोलैंड को क्या करती है, ये हिंडनबर्ग रेखा अलग करती है। साथ ही एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो मैगिनॉट रेखा होती है, मैगिनॉट रेखा, ये किसको अलग करती है, तो जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है मैगिनॉट रेखा। जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है मैगिनॉट रेखा, ठीक है। और 38वीं समांतर रेखा जो होती है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। साथ में जो 49वीं समांतर रेखा होती है, ये आपके अमेरिका और जो कनाडा है, इसको अलग करने का काम करता है। तो इन सभी रेखा को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों काल बैसाखी का अनुभव कहाँ पे करेंगे, तो पश्चिम बंगाल में आप लोग क्या करेंगे, काल बैसाखी का अनुभव करेंगे, ठीक है। दोस्तों काल बैसाखी का मतलब क्या होता है कि बैसाख के महीने में तेज गति से चलने वाली स्थानीय विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं। ऐसी पवनों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो बोकारो स्टील प्लांट है हमारे पास, ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तो झारखंड में आपके बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, जो है ना, तृतीय जो 5 ईयर प्लान था, इसी के तहत बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, ठीक है। और किसके सहयोग से की गई थी, तो सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहाँ पे, बोकारो में की गई थी, जो कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। दोस्तों एक बात और समझिएगा यहाँ पे, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, 5 ईयर प्लान थी, इसके तहत जो है यहाँ पे आपके जर्मनी के सहयोग से दोस्तों राउरकेला, जो यहाँ पे उड़ीसा में पड़ता है, आपके राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था प्लांट का। और इसके साथ एक और है हमारे पास, तो वह है कौन सा, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ये ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों एक होता है भिलाई, जो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भिलाई पड़ता है दोस्तों। ये आपके जो है एक सेकंड दोस्तों, जो राउरकेला है ना, ये जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई जो हमारे पास है दोस्तों, ये भी आपके क्या हो गया, सोवियत संघ के सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि यहाँ पे जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया जाता है। तो दोस्तों जो जनसांख्यिकी संक्रमण होते हैं, इसको किसके रूप में वर्णित करते हैं, आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग में, आपको इसका आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जनसांख्यिकी संक्रमण कहते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का या व्यक्ति का भार कितना है, 60 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। और चंद्रमा की सतह पर आप मापने पर उसका भार कितना होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होती है, वो कितना होता है, g/6 होता है। यानी कि चंद्रमा पर वस्तु या व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, इसका जितना पृथ्वी होगा ना, उसका क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, पानी की को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों जब पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, तो वो होगी कौन सी, क्लोरीन गैस यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है CaCO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर। इसमें जो हम जल मिला देंगे, H2O मिला देंगे, तो क्या होगा यहाँ से हमको, इससे हम क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे, सॉरी क्लोरीन गैस यहाँ पे निकल जाएगी, Cl2 निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो अधिकांश जो कोशिकीय प्रक्रिया होती है, इसके लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है दोस्तों, ये होती है एटीपी। क्या होती है, एटीपी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है दोस्तों, वो कौन सा हमारे पास होता है, तो विटामिन के जो होती है, ये रक्त के थक्का जमने में क्या होता है, सहायक होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और विटामिन दोस्तों B1 की कमी से क्या होता है, तो कमी से होता है दोस्तों यहाँ पे बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की
कमी से क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है, ठीक है, बच्चों में रिकेटस होता है, और जो पुरुष होते हैं उसमें क्या होता है, ऑस्टोमलेशिया होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों क्या होता है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और विटामिन जो ए होती है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है हमारे पास, तो रतौंधी होता है जो आंखों की संबंधित बीमारी होती है। और विटामिन ई होता है एक ठो तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्तों, जनन शक्ति में क्या होती है, कमी होती है। अगला सवाल आपके पास है कि मई 2024 में ईव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। दोस्तों जो ईव ज्वालामुखी हमारे पास है, ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये इंडोनेशिया में स्थित हो जाएगा। मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों जो विश्व फुटबॉल दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखेंगे 25 मई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की जाएगी। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी को उनको ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो 20 प्रश्न थे जीके जीएस का उसको हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। दोस्तों ये जो सवाल आपके पास है एक सिंप्लीफिकेशन का है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बना लीजिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसका मान निकालना है आपको। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये किस फॉर्मूले पर है, ये ए स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे 2ab हो गया, तो यानी कि आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2ab फॉर्मूला पे है, इसे आप बनाइएगा। तो आपका आंसर निकल आएगा कितना, 961 निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से एक सरल करने के लिए है, इसको सिंपली सरल कर दीजिएगा। जैसे रूट 12 है, तो रूट 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो रूट 12 को तोड़ सकते हैं आप 2√3 में, ठीक है। और गुना कितना हो जाएगा, रूट 27 को 3√3 में तोड़ सकते हैं, तोड़ दिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 का कितना होगा, 18 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रयमूल्य जो है ना, वो क्रयमूल्य के 5/4 के बराबर है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल है ना दोस्तों, जो यहाँ पे नीचे में लिखा होगा क्रयमूल्य, जो नजदीक रहेगा उस वो नीचे वाला होगा, जो दूर रहेगा यहाँ पे वो ऊपर वाला होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सीपी, यदि हम एसपी का रेशियो हम निकालते हैं, तो सीपी हमारे पास कितना नजदीक कितना है, तो 4 है, तो 4 होगा, और एसपी कितना हमारे पास दोस्तों, तो 5 है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है कि लाभ ज्ञात करने के, लाभ कितना होगा परसेंटेज में। देखिए कोई चीज हम 4 में खरीदे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हुआ हमारे पास, 1 का लाभ हुआ। लाभ किस पे होता है, क्रयमूल्य पे होता है। और गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो काट दीजिएगा, कितना होगा 25% यहाँ पे लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है। यदि 4% की हानि पर 960 में बेचता है, तो हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना हमारे पास हो जाएगा, तो 960 गुना कितना, जो 100 बट्टे कितना, हानि 4% 96 कर देंगे, ये कितना में कटेगा, 10 में कटेगा, यानी कि 1000 रुपये में वो उसको खरीदा था, 960 में बेचा है, 4% की यहाँ पे लॉस हो रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे दूसरा सीपी यहाँ निकालते हैं, 840 में बेचता है दोस्तों, 20% की लाभ होती है, तो 100 बटे क्या करेंगे, 120 करेंगे, बस होते 84 या 700, यानी कि 700 रुपये में खरीदा था दोस्तों, और इसको 840 में बेच रहा है, ठीक है। तो उसको 20% की यहाँ पे लाभ हो रही है। अब क्या है कि शुद्ध लाभ कितना होगा, तो 960 प्लस 840 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 1800 में से यहाँ 1700 हो गया, तो 1800 में से जब हम 1700 घटा देंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 100 बचेगा। 100 क्या होगा हमारे पास, तो शुद्ध लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि 80 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेचा जाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि 80 रुपये अंकित है, एमआरपी कितना है, अंकित है 80, 68 रुपये बेच रहे हैं, तो कितना छूट हुआ, 80 में से 68 घटा दीजिए, तो वही छूट हो गया दोस्तों आपके पास, हो गया ना। तो आप घटा देंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। और आपको हम बताए थे जब भी छूट देगा आपको दुकानदार, किस पे देगा, एमआरपी पे देगा। एमआरपी पर कितना है, 80 है, गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसे काट दीजिए, 20 का 80, 20 पंजे 100, 4 तिया 12 होगा यहाँ पे, और 3 पे कितना होगा, 15% यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा करता है। यानी अनमोल है कोई, एक काम को कितना करता है, 25 दिन में पूरा कंप्लीट कर देता है। गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में करता है। यानी कि अनमोल प्लस जब गरिमा काम करती है, तो जाके कितना, 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 दिन में करता है, तो अनमोल प्लस असीमा को एस मान लेते हैं, ये कितना करता है, 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है।
अब कह रहा है कि गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम अगर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से क्या होगा, पूरा टोटल काम निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो एलसीएम दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे तो 25 25 और 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आपके पास 300 इसका एलसीएम होगा, तो 25 से करेंगे 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। 15 से कितना 20 बार में कटेगा, और जो है 20 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा ना। चलिए ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये है अनमोल है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 12 है। अनमोल प्लस गरिमा की एफिशिएंसी कितनी है, 20 है। और अनमोल प्लस असीमा की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना, तो 20 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यदि अनमोल यहाँ पे गरिमा कितना, अनमोल जब 12 यहाँ पे है दोस्तों, तो गरिमा कितना हो जाएगी, 12 8 हो जाएगी, तब ना 20 होता है। जब अनमोल यहाँ पे हमारे पास जो 12 है, इसका मतलब असीमा कितना होगी, 3 होगी, तब ना 15 होगा। अब सवाल क्या रहा है कि गरिमा और असीमा को जोड़ने पर गरिमा कितनी है, 8 है, असीमा कितनी है, 3 है, कितना हो गया, गरिमा प्लस असीमा कितनी हो गई दोस्तों, तो 8 3 11 हो गया। टोटल हमारे पास कितना है, 300 काम है। करना कितना है सर, 11 से करना है। 300/11 क्या होगा, इतने दिन लगेंगे। तो इतना दिन कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, और 12 दिन के बाद, ठीक है, 80 आदमी काम छोड़कर छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कितना है, 800, और देखिए 30 दिन में था, 12 दिन काम हो चुका है, कितना काम बचा हमारे पास, 18 काम बचा है ना, ठीक है। बराबर कितना है, 80 आदमी काम को चले जाते हैं, तो 800 में से 80 घटेगा कितना बचेगा, 720 बचेगा। तो वही कहता है कि कितने दिन पूरा होगा, तो डी दिन में पूरा होगा। आप उसको काट दीजिए, 18 के 72 40 होगा, ये काट दीजिए, 40 दूनी 80 20 हो जाएगा। देखिए दिन कितना होगा, 20 दिन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है, यानी ये सुधीर हो गया, ये आरब हो गया, यानी आरब यदि 1 है तो सुधीर कितना है, 4.5 है। इसका क्या हो गया दोस्तों आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इफिशियंसी हो जाएगा। क्या है इफिशियंसी, यानी कि क्षमता काम करने का हो गया है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, वे किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो यहाँ आप देखिए कितना हो गया, 4.5 हो गया ना, +1 5.5 हो गया, एक साथ काम करते हैं तो 8 दिन में करते हैं, कितना हो गया, 8 पंच 40, और 4 44, यानी कि 44 काम होता है टोटल। तो आरब उसी काम को अकेले, टोटल काम कितना मेरे पास है, 44। आरब की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 1 से करेगा कितने दिन में करेगा, 44 दिन में कर देगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि औसतन मीनू अपने मासिक आय का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती हैं। शेष 40% घर के खर्च पर उपयोग हो जाता है, और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वे घर पर 40,000 रुपये खर्च करती हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि अपने घर में कितना खर्च करती है, 40% खर्च करती है, ठीक है। तो 40% यहाँ पे खर्च करती है अपने घर में। तो और देखिए शेष 40% घर पर खर्च में उपयोग होती है। तो यहाँ देखिए खर्च की वैल्यू जो है ना, खर्च के समान हम कर देंगे, यानी 40% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 40,000 के बराबर यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी ना। तो यहाँ से तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके पास कुल कितने पैसे थे, तो कितना निकल निकल के आ जाएगा हमारे पास, तो 10 पर 1 2 3 4 5 को शून्य हो जाएगा। ये इसके पास कितनी हो जाएंगी टोटल, तो दोस्तों इसके कुल रुपए हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि उसकी वार्षिक आय कितनी होगी, तो वार्षिक आय कितनी, तो मासिक था ना, तो वार्षिक आय निकाले हम क्या करेंगे, एक महीने, एक साल में कितने दिन मतलब महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 गुना कर देंगे, कितना 1 2 3 4 5, तो ये 12 हो जाएगा, फिर 5 शून्य कर देंगे, 1 2 3 4 5, आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ देखने में इतना बड़ा लग रहा था। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी। दोस्तों ये आप रेलवे की तैयारी करते होंगे, तो इसमें आपको ये सवाल आपके द्रव्यमान में पूछे जाते हैं, जो मोलरता चैप्टर होते हैं उसमें। इसमें हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको ऊपर लिखते हैं, बाकी छोटा प्लस बड़ा दोनों को जोड़ करके 100 से गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 31 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 351 हो जाएगा, गुना कितना 100 कर दीजिएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा वो 8.83% इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ए का 15%, ए का जो 15% हमारे पास दे रखा है, ठीक है, ए का 15%
बटे बी का 25% जो है दोस्तों, ये किसके बराबर है? तो 8/11 के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 5 या 15, 25 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3a बराबर 5b हो जाएगा, बराबर कितना? 8/, यहाँ पे 11 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 11 तिया 33a हो गया यहाँ पे, और 8/40b हो गया। तो और ए और बी की जगह फिर निकालेंगे रेशियो, तो कितना होगा? 40/33 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर के 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे? ठीक है, तो समय पूछा जा रहा है दोस्तों आपके पास। तो देखिए, ये एक दूसरे के विपरीत दौड़ रहे हैं ना, तो विपरीत में क्या होता है? जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है हमारे पास, वो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 11 और 9 कितना हो गया? 11 9 20 हो जाएगा ना, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है, कितने हमारे पास दे रखी है? 2 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है। तो हमको क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितना है? 2, और चाल कितनी है? 20। तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। सवाल किसने पूछा है? मिनट में। 60 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 मिनट में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी दोस्तों आपके पास यदि डिस्टेंस दे रखा है और जो स्पीड दे रखी है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ समय कितना हो गया? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 30/6 कितना हो जाएगा? 5 घंटा। यहाँ पे आपका टाइम निकल के आ गया है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे की दूरी से तय करता है। तो यहाँ से आपके पास यदि डिस्टेंस दे रखा है, आपका समय दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड आपके पास कितना हो जाएगा? तो 5×8 = 40, 8 किलोमीटर प्रति यहाँ घंटा यहाँ पे हो जाएगी। एवरेज दोस्तों यहाँ पे स्पीड निकाल रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी है? 40 से 70 हो गया कुल दूरी। ठीक है, समय हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 5 हो जाएगा समय यहाँ पे। कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 5 घंटे का समय यहाँ पे हो जाएगा ना। तो 70, 5 घंटा दोस्तों यहाँ पे जाने में और 5 घंटा आने में, तो 10 हुआ ना, तो 70/10 कर देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर तय करते हैं, यानी एक दूसरे की ओर तय करते हैं। एक सॉरी 2 घोड़े 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं, यानी एक ही डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस सेम है। यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, तो तय की गई दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है ये हमारे पास। तो मान लीजिए कि दूसरे पहला घोड़ा कितना लेता है? x/10। दूसरा कितना हो जाएगा? x/15। इसी का डिस्टेंस दोस्तों कितना है हमारे पास है ना? अधिक 12। जब भी आपको अधिक कम कहेगा ना, तो यानी कि इसका बीच का अंतर बताएगा आपको। तो यहाँ पे x/10 माइनस x/15 करेंगे तो 12 होगा। यहाँ से x वैल्यू आप निकालोगे, तो बहुत ही सिंपली आपके पास 6 किलोमीटर आपका आंसर निकल कर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यदि किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 16 दे रखा है। तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल 16 × 18 कितना आपके पास हो जाएगा? योग 288 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 18.1 है। तो दोस्तों 18.1 है, तो 18.1 का गुना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये कितना आपके पास हो जाएगा? तो 543 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 18 लड़के हैं, ठीक है, और 30 विद्यार्थी है, यानी कि आप 18 जब 18 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी 12 क्या होंगी? लड़कियां यहाँ पे हो जाएंगी। तो वही कहेगा लड़कियों का प्राप्तों का औसत कितना हो जाएगा? तो आप 543 में जो 288 घटाइएगा तो कितना आपके पास बचेगा? 255 बचेगा। और यही ना होगा लड़कियां, तो 12 से भाग कर दीजिए। 12 क्या है? लड़कियां हैं, 255 तो 12 करेंगे आप लोग, तो 21.25 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर इतना इतना का खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत खर्च कितना? 4500 रुपये है। तो दोस्तों 6 महीने का जब औसत खर्च 4500 रुपये है, तो इसका कुल योग कितना होगा? सिंपल सी बात है, 6 गुना कितना हो जाएगा? 4500। इसका कितना होगा? कुल खर्च हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो 70,000 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब इन पांचों को जोड़ दीजिए, 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000, सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा? 24,800 खर्च होगा।
ठीक है। तो अब कह रहा है कि 6 महीने में कितना खर्च होगा, तो 24,800 में से ये 70,000 को, सॉरी 70,000 टोटल है, इसमें से आप 24,800 घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 24,800 को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास जो बचेगा वही खर्च होगा। तो दोस्तों आपके पास जो बच जाएगा वो 2200 रुपये बचेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है, 89 है। देखिए 89 है, विषय कितना है 3 है, 3 से गुना कर दीजिए, टोटल आपके पास निकल के आ जाएगा। तो 89 × 3 करेंगे दोस्तों हमारे पास, तो ये होगा टोटल। अब क्या रहेगी, यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घट करके 88.25 हो जाता है, यानी कि भाषा का चौथा हो गया वो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुना कितना, एक 88.25 है ना, तो 88.25 और माइनस का कितना हो जाएगा, 89 × 3। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। तो ये देखेंगे आप 353 और माइनस कितना हो जाएगा, तो 267 हो जाएगा। तो ये कितना आपके पास 86 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए 55 वर्ष है किसका, राम की आयु, तो माइनस एक्स वर्ष पहले हो जाएगा यहाँ पे, और 3 गुनी थी किसके, 25 माइनस एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना आपके पास होगा, तो दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष पहले इसकी आयु क्या थी, तिगुनी थी। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी, तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10 साल पहले है ना, तो एक्स माइनस 10 कर दीजिए, 7 गुनी थी, किसके साथ गुनी थी, तो उसके पुत्र के, तो 3 माइनस 10 करेंगे, तो यहाँ से एक्स वैल्यू आप निकालिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 15 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है, तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, आपके पास 15 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपके पास रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है कि कार्य जूल से जिस प्रकार संबंधित है तो पावर किससे संबंधित होगा। तो कार्य का मतलब जूल होता है, तो पावर मतलब शक्ति, शक्ति का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, इसका अपोजिट दे रखा है, तो इसी प्रकार से हम जस्ट का अपोजिट करेंगे तो यू जे टी एस होगा ना। यू जे टी एस किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो आप तो ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि अगला, यहाँ पे जो आकृति कौन सी आएगी आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन में ये देखिए, ऐसे गया, यहाँ पे फिर से आया, ऊपर गया, तो अब क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में नीचे है। बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। ये फिर से एक सवाल है, रिलेशन का है। अजय ने एक महिला को इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है, तो अजय महिला का क्या संबंध है दोस्तों, ये आपके क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएगा। किसी परिवार के 5 सदस्य दे रखे हैं, ए बी सी डी है, डी बी का पिता है और जे जो ए की पत्नी है, तो सी डी की बहन है और डी ई डी की पत्नी है, तो ई का ए से क्या संबंध होगा, तो दोस्तों ये संबंध क्या हो जाएगा, सास का संबंध हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि आप इसे बना लीजिएगा, इसलिए इसमें समय नहीं देते हैं हम लोग। एक जो हमको बताना होता है मैथ्स का उसको हम फुल बताते हैं, बाकी सब अब आसान होते हैं। हम आपको जो वीडियो लंबी करेंगे ना तो आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं। एक महिला की वकील करते हुए राघव ने कहा कि उसका बेटा मेरी बेटी का चाचा है, राघव को महिला का क्या संबंध है। तो दोस्तों ये संबंध राघव का महिला से जो हो जाएगा वो क्या होगा, माँ का संबंध यहाँ पे हो जाएगा। फिर से एक सवाल है आपके पास, 105, 107, 103 दे रखा है दोस्तों। तो आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो 105 में से हम माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 103 होगा ना। 103 में से हम माइनस 2 करेंगे तो 101 आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 107 में से जब हम प्लस 2 करेंगे कितना होगा, 109 होगा, और 109 में जब हम प्लस 2 करेंगे तो 111 होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 109 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2, 7, 14, तो ऐसा आगे क्या आएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, +5 हुआ ना, प्लस 7 होगा ना, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 तो 7 दोनों होगा, यहाँ कितना 11 होगा, तो 3 1 4 2 1 3, 34 का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है। यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है, अब क्या आएगा, ई आएगा। ई कहाँ है, ई ऑप्शन सी में ही है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। देखिए यहाँ पे आकृति कह रहा है कि निम्न में से भिन्न आकृति को चुनिए, तो देखिए ये भी बंद है, ये भी बंद है, पूरी तरह से ये भी बंद है दोस्तों, ये खाली है। तो ये मतलब खुला हुआ है, खाली नहीं है, खुला हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उपयुक्त आकृति का चयन करें जो खाली स्थान पर रहने से पहले रखने से निम्न श्रृंखला पूर्ण होगी। ठीक है, तो कौन सी श्रृंखला यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है यही आकृति यहाँ पे ये आएगी, तब जाके ये सही हो जाएगा। प्रश्न आकृति की जगह पर सही आकृति को चुनिए, यहाँ पे कौन सी सही आकृति होगी। ठीक है, तो दोस्तों आकृति जो डी वाला है
ऑप्शन नंबर ए में है यही आकृति क्या होगी यहाँ पे सही हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कि उस विकल्प को चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति के समान है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है। ये किसके समान होगी? तो चतुर्भुज के समान यहाँ पे होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। बी का वैल्यू 6 देखिए, टी 4 है, क्यू 8 है, आर 24 है, तो आर गुना टी भागा, तो आर हमारे पास कितनी दे रखी है? आर 24 है, गुना टी करेंगे, टी हमारे पास कितना है? 4 है, भागा कर देंगे, ठीक है। भागा क्यू कितनी हमारे पास है? 8 है, और प्लस कर देंगे टी हमारे पास कितना है? 4 है। तो ये इसको आप क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आपके पास कितना आएगा? 16 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। फिर से एक सवाल है, यहाँ पे कौन सी आएगी? ठीक है, ये आपको चूज करना है, बताना है। देखिए 2 क्यूब प्लस 6 क्यूब करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। 2 क्यूब ना 8, ये तो 16, एक सेकंड, 2 क्यूब और 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर कितना? 36, ठीक है। यहाँ भी 2 स्क्वायर, तो 4 और 36 कितना हो गया? 40 हो गया ना, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 और प्लस 64 कितना होता है? 100 होता है। 100 क्या उसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, 18 45 34 है, तो आगे क्या आएगा? देखिए 9 दूनी 18, और 9 पचे 45, उसी प्रकार 17 दूनी 34, 17 पचे 85, तो 85 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एल आई टी का मतलब है दोस्तों 12, एल होता है L 12, आई नो टी 20, उसी प्रकार से टी कितना होता है? टी 20, एच कितना होता है? 8, 1 और टी 20, 20 8 120, 20 8 120 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। विषम की यहाँ पे पहचान करने के लिए फूल है, पत्ते हैं, खरपतवार है और तना है, तो कौन सा मतलब कि अलग हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी यानी कि खरपतवार अलग हो जाएंगे, जबकि फूल पत्ते तना जो है ये पौधे के भाग होते हैं। प्रतीकों के उपयुक्त यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी सेट सही होंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शन डी है यही सही आपके पास हो जाएगा। 60 में आप देखिएगा तो 60 को ध्यान से देखिए, इसमें कौन सी सही आकृति सही होगी वो आपको चूज करना है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा तो 5 दूनी 10 ऐसे करके है, तो ये चीज़ हो गया है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा 15 और 20, 5 दूनी 10 नहीं है दोस्तों, ये 5 बाहर से 5 है, अंदर अंदर, अंदर अंदर, बाहर बाहर, तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ अपनाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अंदर अंदर एक्स होगा, डब्लू बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब है हिंदी का सवाल है कि माँ ने खाना खा लिया होगा, इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है संदिग्ध भूतकाल यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सी वाक्य यहाँ पे सही दे रखे हैं? तो आपको ध्यान से देखना होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो हमारे पास है, चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, ये सही है। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके उस वाक्य को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कृतज्ञ विमूढ़। गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गांगे होता है आपके पास भीष्म के लिए प्रयुक्त होता है गांगे। अगला सवाल आपके पास है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश में ब्रिटिश समाचार पत्रों में विमर्शित हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश में, तो दोस्तों जो है ये संबंध में और यहाँ पे प्रतिक्रिया हो जाएगी। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जो आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। इसको ध्यान से पढ़िए। पद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? वीर संकट को देखकर क्या करते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? वीर जो होते हैं सभी कार्य को कैसे करते हैं? मुस्कुराते हुए करते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि साइनो बताना है किसका? कैवेलियर का। तो दोस्तों इसका साइनो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रूड बॉय हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से बताना है कि उसका इन्यूसिंडो का साइनो। ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इम्प्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपके पास एंटोनिम्स बताना है कि इसका एक्स्ट्रा वैगेंट का, तो इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी थर्टिप्टी हो जाएगा। फिर से एंटोनिम बताना है किसका? जैनल का, जेनाइल का एंटोनिम्स बताना है आपको। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? इनहोसेपिटेबल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। ए डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं इरिवोकेबल। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल है फिर से। यहाँ का है कि 40 विंग्स, विंग्स मतलब क्या होता है? इसका एडियम्स है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना होगा। ऑप्शन ए जो है ए शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, उसे बोलते हैं 40 विंग्स। ठीक है, फिर से एक एडियम्स है द स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं हम लोग
to be the last in a series of events leading one to feel that is in टो लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एरर चूज करना है। द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हियर हर, इसका गलत कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन बी में गलत देखा है, इज हर यहाँ पे गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे हर की जगह पे क्या होगा, हर्ष होगा, तब जाके सही होगा। कंप्रीहेंशन है आपके पास, इसको आप पढ़िएगा ध्यान से और उसके सवालों का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आके ITPO का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, तो ITPO का फुल फॉर्म होता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ द रेगुलर फीचर्स ऑफ सच ट्रेड फेयर्स, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। CPU की गति को किस में मापते हैं हम लोग, तो CPU की गति को मापते हैं हम लोग मेगाहर्ट्ज MHz में मापते हैं। सिस्टम बस को 3 क्रियात्मक समूहों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों ये विकल्प क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए वाला डेटाबेस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस यहाँ पे क्या होगा, उचित हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिससे लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है। तो दोस्तों वो क्या होते हैं, ट्रैक बॉल होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन SRAM का विशेषता नहीं है, तो दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शन बी है, इसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये गलत दे रखे हैं। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट को आरोही क्रम में हमको व्यक्त करना है दोस्तों। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। डेडलॉक क्या होता है दोस्तों, डेडलॉक जो होता है ना, आप तो ध्यान रखेंगे, वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरी की प्रतिक्रिया लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेडलॉक कहते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं, तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, ना ही कथन 1 और ना ही कथन 2, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्लो चार्ट के लाभ हैं, तो दोस्तों जो हमारे पास संचार को बेहतर बनाना है, प्रभावी विश्लेषण और तर्क को सरल करता है, ये सभी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। फिर से एक सवाल है, पाइथन में फंक्शन तर्कों के बारे में है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसका सही जवाब क्या होगा आपको खुद ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ने के बाद आपके पास सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट सही हो जाएगा। ऑक्टल नंबर का S8S कॉम्पोनेंट क्या होगा, तो दोस्तों इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेट कॉम्पोनेंट ऑप्शन ए 3720 और 8 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ के एक टेबल में बैडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें, किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मापदंड को पूरा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं फिल्टरिंग कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटर व्यू में निम्नलिखित में से कौन नहीं दिखाई देता है, तो दोस्तों जो हमारे पास स्लाइड मास्टर होता है ये दिखाई नहीं देते, बाकी अन्य दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो जो गूगल हमारे पास है दोस्तों ये क्या है, सर्च इंजन है। बाकी ओपेरा, सफारी और जो मोजिला फायरफॉक्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, वेब ब्राउजर होते हैं। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है, तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग FTP। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के संदर्भ में जिन तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों हमला सतह कहते हैं। और दोस्तों लास्ट सवाल हमारे पास है, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या संबंध, क्या अंतर होता है, तो दोस्तों इसके बीच जो अंतर होता है क्या है कि कौन सा सही उत्तर है, तो कोई भी सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आप सभी के लिए सेट नंबर 10 को यहीं पे कवर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। इसमें इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस दे रखे हैं, तो 10 कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 5 प्रैक्टिस जो है वो जल्द ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।